गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एनटीपीसी वॉल्यूम 3 के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सेट नंबर 29। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का जो दिया हुआ है कि अनिका ने एक लड़की का अपने पिता की एकमात्र बहन की दूसरी की बेटी के रूप में परिचय कराया गया। तो लड़की अनिका के पिता की कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने बोला है कि बार बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनाया करो। मैं डायग्राम भी बताता हूं, लेकिन मैं पहले कोशिश करता हूं कि डायरेक्ट आप समझ जाओ। तो कह रहे अनिका ने एक लड़की का परिचय क्या कह करके करवाया? तो अनिका ने एक लड़की का परिचय यह कह करके करवाया कि वह अनिका के पिता की एकमात्र बहन, मतलब कि बुआ। अनिका के पिता की बहन मतलब अनिका की क्या हो गई? बुआ की दूसरी बेटी। अच्छा, बुआ की बेटी का मतलब क्या हुआ? फुफेरी बहन। अब फुफेरी बहन के रूप में कराया। तो लड़की अनिका के पिता की कौन हो गई? तो लड़की अनिका के पिता की कौन हो जाएगी? तो भांजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भांजी हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका बी चला गया। क्या चला गया? ऑप्शन आपका बी नंबर। योर ऑप्शन इज बी। डायग्राम की बात करते हैं तो अनिका क्या कहती है? तो ये रही अनिका। अनिका ने क्या कह करके परिचय करवाया? तो अपने पिता की बहन, अनिका के पिता की एकमात्र बहन की दूसरी बेटी के रूप में करवाया। तो मतलब कि ये कौन हो गई? तो ये लड़की हो गई। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि लड़की अनिका के पिता की कौन है। तो मतलब अनिका के पिता की ये लड़की कौन हो गई? तो ये जरूर क्या हो जाएगी? भांजी हो जाएगी। सर कैसे? क्योंकि बहन की बेटी हुई तो भांजी। मतलब एक का आंसर बी हो गया। एक का आंसर बी। अब क्लियर ना? चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान दो। शिक्षक ने कहा जिन लोगों ने प्रश्न संख्या 10 करने का प्रयास किया है उन्हें 2 अतिरिक्त अंक मिलेंगे क्योंकि प्रश्न में टाइपिंग त्रुटि थी। मतलब शिक्षक ने कहा जिन लोगों ने प्रश्न संख्या 10, मतलब 10 क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 करने का प्रयास किया है उन्हें 2 अतिरिक्त अंक मिलेंगे क्योंकि प्रश्न में टाइपिंग त्रुटि थी। प्रश्न में क्या थी? टाइपिंग त्रुटि थी। तो पहला क्या कह रहा है कि प्रबंधन की त्रुटि के कारण ग्रेस मार्क दिया जाता है। तो बिल्कुल सही। स्टूडेंट की आपकी गलती के कारण आपको ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। अगर टेक्निकली फॉल्ट होगा तो उसमें आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। दूसरा, कई छात्रों ने उस सवाल को हल करने का प्रयास किया है इसलिए शिक्षक ग्रेस अंक दे रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चंस गलती होता है, ठीक है, प्रयास बहुत सारे लोग किए हैं, ठीक है, और इसीलिए वो ग्रेस, मतलब कि डी नंबर आंसर की दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है और 2 का आंसर डी चला जाएगा। देखते हैं कि एक बार ये बिहार सचिवालय वाले एग्जाम में जो 4 या 5 क्वेश्चन जो गलती आया था लगभग 2013 वाले में, 2013-14 में, तो बहुत सारे बच्चों ने हंगामा किया, फिर उसको ग्रेस मार्क्स मिला। ग्रेस मार्क्स मिलता है या फिर री एग्जाम होता है। तो ग्रेस मार्क्स कब मिलता है? क्योंकि त्रुटि कहां से थी? मैनेजमेंट से त्रुटि थी। अगले सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि प्लस का मतलब है, यदि प्लस का मतलब माइनस, तो यहां पे माइनस कर लो आप। माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहां मल्टीप्लाई कर लो। और मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब है प्लस और मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड। तो इधर अगर करते हैं तो 9 गुना 4 36 हो जाएगा। माइनस 14 में 7 से भागा देंगे तो 2 और प्लस 6, तो 36 6 42 माइनस 2 इज इक्वल टू 40। योर ऑप्शन इज 3 का सी। 3 का आंसर सी हो गया। डन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कविता को अगर ये लिखा जाता है तो देखिएगा, तो k का अपोजिट p, a का अपोजिट z, v का अपोजिट e, i का अपोजिट r, t का अपोजिट g हुआ है और a का अपोजिट z। मतलब कि अपोजिट का प्लेस वैल्यू क्या किया गया है? वो अपोजिट का प्लेस वैल्यू लिख रहा है। तो बताइए कि ऋषि का क्या हो जाएगा? तो बताइए ऋषि का क्या हो जाएगा? तो r का अपोजिट i का अपोजिट r, s का अपोजिट h और H का अपोजिट S और I का अपोजिट R। उसके बाद आप प्लेस वैल्यू लिख दो, क्योंकि वो अपोजिट नहीं लिख रहा है, वो
प्लेस वैल्यू लिख रहा है, तो चलो हम लोगों ने भी प्लेस वैल्यू लिखने हैं, मतलब कि 9, 18, 8, 19, 18, मतलब 91, 88, 19, 18, 91, 88, 19, 18 का मतलब कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। डन है। अपोजिट एंड प्लेस वैल्यू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 नंबर करिए, यदि पिक्चर को 6 लिखा जाता है तो एक बात बताइए, पिक्चर को 6 क्यों लिखा जाता है? पिक्चर को 6 लिखा जाता है इसीलिए क्योंकि पिक्चर में टोटल 7 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 7 लेटर हैं, और उसमें से एक घटा करके 6 लिख रहा है। उसी तरह से स्टूडियो को, सॉरी यू नहीं है, स्टूडियो को 5 क्यों लिखा जा रहा है? इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि स्टूडियो में टोटल 6 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं, और उसमें से एक घटा दिया गया है। तो अब आपको भी आंसर निकालना है टेलीविजन का। टेलीविजन को क्या लिखा जाएगा? तो जरा बताएंगे टेलीविजन में कितने लेटर्स हैं? तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, टोटल 10 लेटर है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? 10 में से एक घट करके और आंसर 9 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 9, मतलब 5 का आंसर ए हो जाएगा। 5 का आंसर ए। डन। समझ गए? नंबर ऑफ लेटर -1। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि विज्ञापन दर्शाता है, विज्ञापन का मतलब प्रचार, एडवर्टाइजमेंट जिसको बोलते हैं। एक विज्ञापन दर्शाता है कि कंपनी साक्षात्कार के लिए बाहर से आने वाले उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता प्रदान करेगी। मतलब कि इंटरव्यू के लिए जो भी बच्चे बाहर से आ रहे हैं उसको क्या मिलेगा? उसको वो ट्रेवलिंग अलाउंस जो होता है, टीए जिसको बोलते हैं, कि उम्मीदवार को भत्ता दिया जाएगा। कौन सा? यात्रा भत्ता, ट्रेवलिंग का जो ये होता है। पहला, कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों का चयन करेगी। पहला क्या कह रहा है कि कंपनी केवल बाहरी, गलत हो गया पहला। वो बाहरी उम्मीदवारों को भत्ता प्रदान करेगी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सिर्फ बाहरी लोगों को सेलेक्ट करेगी। ऐसा कहीं भी जिक्र है कथन में? कहीं भी नहीं है। तो पहला तर्क जो होगा वो बिल्कुल कमजोर होगा। सेकंड कह रहा है कि कंपनी द्वारा केवल उस ट्रेन का किराया दिया जाएगा जो विज्ञापन में दिया गया, तो गलत। दूसरा भी गलत। आप कहीं से भी, किसी भी, जो आपका भत्ता मिलता है ना, वो कहीं से भी, आप जैसे भी आए, वो ट्रेवलिंग भत्ता जो होता है वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो मतलब ये कह रहा है कि नहीं, केवल उस ट्रेन का किराया दिया जाएगा जिसका, ये गलत है वो। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी तर्क मजबूत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, कि 6 का आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर में देखिए, कह रहा है कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। अब इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? 9 बज रहा है तो सीधा कितना बनेगा? 3 बज जाएगा। कितना बज जाएगा? 3। 3 किस में बन रहा है? ए नंबर में बन रहा है, तो 7 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में देखिए, डिफरेंट का पता लगाना है। डिफरेंट का पता लगाना है, नहीं, अगले टर्म को पूछ रहा है। अब देखिए इसका संबंध यदि इससे, तो ये इस कॉर्नर में है तो इस कॉर्नर में चला गया, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप मूव करवा सकते हैं। तो ये इस कॉर्नर से कहां चला आएगा? इस कॉर्नर में चला आएगा। ऐसा किस में दिया गया है बताओ? बी नंबर फिगर में दिया गया है। किस में? बी नंबर फिगर में। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जस्ट अपोजिट किया गया है। क्या किया गया है? अपोजिट किया गया। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी स्लेट सूरज है। मान लो कि एसएल से स्लेट हो गया और सारे के सारे स्लेट क्या है? एसआर से सूरज हो गया, और कुछ तारे भी सूरज। डायग्राम तो हमारा बन गया। अब पहला कंक्लूजन कह रहा है कि सभी के सभी स्लेट तारे हैं। अच्छा बताओ कि स्लेट तो ये रहा और तारा ये रहा। जब दोनों डायग्राम अलग अलग हो तो मैं बार बार बताया हूं कि पॉजिटिव कंक्लूजन जो होता है वो 100% रॉन्ग होता है।
दूसरा कि सभी तारे स्लेट है, तो फिर वही बात, जब दोनों अलग अलग है तो बताओ पॉजिटिव होगा? नहीं होगा। तो ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, तो 9 का आंसर सी। अब कुछ बच्चा मन में सोच रहा होगा कि सर आइदर काहे नहीं दिए? आइदर क्यों होगा? आइदर के लिए क्या चाहिए? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव ना चाहिए जी। यहां तो दोनों पॉजिटिव दे दिया, तो आइदर आप नहीं दे सकते। आइदर के लिए एक पॉजिटिव का होना जरूरी है और एक निगेटिव का होना जरूरी है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए डाला है, ऐसा नहीं कि आंसर बी कर देना। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10 नंबर में देखिएगा, निम्न आकृति बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेखाएं। तो जब भी आवश्यक रेखा काउंट करो तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। इसमें तो वर्टिकल लाइन तो है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल है और डायगोनल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं ये बताओ? 1 2 3 4 एंड 5। मतलब इस डायग्राम में 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब डायगोनल लाइन जो होता है वो दो तरफ से होता है। एक इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 और ये एक 5, प्लस एक बार इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5। मतलब टोटल कितनी रेखाएं? 15 रेखाओं से आप ये डायकृति बना सकते हैं। तो 10 का आंसर सी। सर हॉरिजॉन्टल ले लिए, डायगोनल ले लिए, वर्टिकल क्यों नहीं लिए? क्योंकि वर्टिकल लाइन आपको कहीं भी दिख रहा है। वर्टिकल का मतलब होता है एकदम लंबवत रेखा। ऐसी रेखाएं आपको उसमें नहीं दिख रही, टेढ़ा रेखा दिख रहा है। टेढ़ी रेखाओं को क्या बोलते हैं? डायगोनल रेखा, मतलब कि तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा। इसीलिए वर्टिकल यहां पे नहीं होगा। तो 10 का आंसर क्या चला गया? सी नंबर। क्लियर? अगला सवाल देखिए, इलेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न और दो कथन, कौन सा कथन पर्याप्त है आंसर करने का? तो कह रहा है कि निमी एक किराने की दुकान में एक ही आकार और क्षमता वाले 5 बैग लेकर जाती है। निमी एक किराने की दुकान में एक ही आकार भी सेम है और उसका क्षमता, कैपेसिटी क्या है? वाले 5 बैग लेकर जाती हैं और सभी बैग एक साथ कुल कितना भार उठा सकते हैं? तो सभी बैग एक साथ, पांचों बैग एक साथ कितना भार उठा सकती है ये बताइए। तो पहला कह रहा है प्रत्येक बैग के भार का आधा 1 केजी है। तो पहला तो अकेला सफिशिएंट है। अब मान लो कि प्रत्येक बैग के भार का आधा 1 केजी है, मतलब पूरा 2 केजी है। तो एक बैग का भार 2 केजी, तो 5 बैग का भार कितना? तो जब अगर एक बैग का भार, प्रत्येक बैग का भार का आधा, मतलब बैग का आधा, एक बैग का आधा कितना है? 1 केजी। तो बताइए एक बैग इज इक्वल टू कितना? 2 केजी। तो बताइए 5 बैग इज इक्वल टू कितना? 10 केजी। मतलब निकल करके आ गया ना। तो पहला तो सफिशिएंट है आंसर करने के लिए। दूसरा, एक बैग प्लास्टिक का है और अन्य सभी कॉटन के हैं। इससे कोई फर्क पड़ता है जी? सॉरी, पहला से तो आ रहा है ना। इससे कोई फर्क पड़ता है कि बैग प्लास्टिक का है या कॉटन का है? क्योंकि दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, तो आपको कम से कम क्वांटिटी तो बताना पड़ेगा। मतलब कि अकेला एक पर्याप्त है। तो 11 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। 11 का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? 12 नंबर देखिएगा, कह रहा है 14 19 29 44 64। तो अगला टर्म क्या होगा? बस डिफरेंस निकालो, क्वेश्चन सॉल्व। यहां पे 5 बढ़ाया है, यहां पे 10 बढ़ाया है, यहां पे 15 बढ़ाया है और यहां पे 20 बढ़ाया। क्या लगता है आगे कितना बढ़ना चाहिए? तो 25 आगे बढ़ना चाहिए, मतलब कि 89 हो जाएगा। 89 का मतलब योर ऑप्शन इज 12 का सी। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ती। अच्छा बताइए, दक्षिण से कोई व्यक्ति अगर बाएं मुड़े मतलब कि वह पूर्व की ओर जाएगा। तो पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। मान लो कि वो दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, कहां से चली वो क्लियर नहीं है, वह पूर्वी दिशा की ओर चलती 5 मिनट चलती है। वह फिर से बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है, और फिर से वो बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है, फिर से बाएं मुड़ती है और चलना जारी। अब वह किस दिशा में चल रही है? तो अब बताइए कि अब वह किस दिशा में चल रही है? तो अब वह
उत्तर दिशा में चल रही है। क्या चल रही है? उत्तर दिशा में चल रही है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी। बड़ा आसान सवाल था, इसको आप डायरेक्ट बना सकते थे। अब वो दक्षिण दिशा में चली, अब वो एक बार बाएं मुड़ी और फिर दो बार दोबारा बाएं मुड़ी, तो दक्षिण से दो बार बाएं मतलब सीधा अपोजिट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता था। 14 नंबर में देखिए, कह रहा है रेफ्रिजरेटर का संबंध ठंडा से, तो ऐसा ही संबंध ढूंढना है। तो रेफ्रिजरेटर का काम होता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर में रखी चीजों को ठंडा करना। तो बैठने का, अब रेफ्रिजरेटर यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब कोई इसी तरह का डिवाइस है, तो ये तो नहीं हो सकता बैठना कुर्सी। फोन पे बात करना ये हो सकता है क्योंकि यहां पे दे दिया। देखना टेलीविजन नहीं हो सकता, और सुनना रेडियो, ये उल्टा दिया, मतलब ये उल्टा दिया हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि फोन पे हम लोग क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। गौरव ने नीरज से कहा कि वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो मेरे पिता की बेटी, मतलब गौरव के पिता की बेटी मतलब गौरव की बहन के दो भाइयों में से बड़ा भाई है, मतलब गौरव का वो भाई हो गया। तो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से क्या संबंध है? तो भाई का संबंध है। ये तो बड़ा आसान सवाल है, इसमें ज्यादा समय ना लेते हुए आप समय बर्बाद ना करो, क्योंकि गौरव क्या कहता है? वह जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है मेरे पिता की बेटी के दो भाइयों में से बड़ा है, दो भाइयों में से बड़ा है। मतलब क्या? पिता की बेटी मतलब बहन, अब बहन के दो भाइयों में से बड़ा है, मतलब कि वह भाई होगा। 15 नंबर का, ठीक है। 16 नंबर देखिएगा, कह रहे उस व्यक्ति का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो पुलेला गोपीचंद, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और रवि शास्त्री। तो क्या हो जाएगा? पुलेला गोपीचंद, मतलब बाकी सारे क्या हैं? क्रिकेटर्स, बाकी सारे क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि वो बैडमिंटन से संबंधित है पुलेला गोपीचंद, और बाकी सभी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, इसीलिए जो छट जाएगा वो 16 का ए हो जाएगा। क्लियर है? 17 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है। 17C 21F 25I 29L। तो बताइए कि अगला टर्म जो होगा वो क्या होगा। मैंने बोला था कि बस पहले नंबर का लॉजिक देख लो। 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29, मतलब हर बार 4 4 बढ़ा रहा है, तो आपको भी 4 बढ़ाना होगा। तो कितना हो जाएगा? 29। अब देखते हैं, सी से एफ 3 बढ़ाया, एफ से आई 3 बढ़ाया, आई से एल 3 बढ़ाया, तो आप भी 3 बढ़ा दो, आंसर हो जाएगा 29 और ओ। 29 ओ कहां दिया हुआ है? देखो 29 में 4 जोड़ेंगे तो 33 ना होगा। हमने क्या लिख दिया? तो बताइए 33 ओ का मतलब डी नंबर आंसर। 17 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है। सुबह व्यायाम करना जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो पहला, सुबह व्यायाम करने से शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो कि शरीर के द्रव्यमान निर्माण में सहायक होते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही, इसीलिए कहा जा रहा है कि सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है। दूसरा, उपलब्ध खाली समय का व्यायाम के लिए चयन करना बुद्धिमानी होती है। उपलब्ध खाली समय का व्यायाम के लिए चयन करना, ये एक्स्ट्रा बात कर रहा है, मतलब ये कह रहा है कि सुबह के अदला जहां पर भी उपलब्ध समय हो उसी टाइम आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और 18 का आंसर डी हो जाएगा। 18 का आंसर डी। दूसरे को सही मत कर देना, क्योंकि वो जो बात कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको भी बात करना है। ठीक है, आगे 19 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। दी गई आकृति में से विषम आकृति का चयन करें। वी, टी, एल और एस। देखिएगा ये 22, ये 20, ये 12 और ये 19। तो ये क्लासिफाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक विषम है। क्या है? ये विषम है। 19 का आंसर डी हो जाएगा।
19 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? या आप रेखा से भी कर सकते हैं, दो रेखा दो रेखा दो रेखा, इसमें नहीं, इसमें रेखा है ही नहीं, तो जैसे मर्जी आप वैसे छांट सकते हो। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है वो बताओ। नीचे दी गई मृतों की संख्या बताए, मतलब कि 3 बड़ा वाला और 3 छोटा वाला, टोटल मृतों की संख्या 6 हो जाएगी। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? मृतों की संख्या 3 बड़े वाले और 3 छोटे वाले। 21 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। उच्च शिक्षा के लिए क्या ट्यूशन शुल्क में बढ़ोतरी की जानी चाहिए? उच्च शिक्षा के लिए क्या ट्यूशन फी में बढ़ोतरी की जानी चाहिए? तो पहला कह रहा है कि हां की जानी चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए क्या ट्यूशन शुल्क में बढ़ोतरी की जानी चाहिए? हाँ, इससे विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति गंभीरता बढ़ेगी, जिससे गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। तो पहला गलत हो जाएगा तर्क। अब बताइए कि इस गंभीरता बढ़ने के लिए फी बढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, बहुत से विद्यार्थी वहन करने में असमर्थ होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर रूप से सुनिश्चित लोगों की संख्या घट जाएगी। तो बिल्कुल सही। अब जो गरीब है फी बढ़ा दीजिएगा तो हो सकता है कि वो नहीं पढ़ पाएगा और उसकी जो क्वालिटी होगी और घटेगी। तो केवल और केवल तर्क 2 मजबूत है। आंसर गलत दे रहा है, आप लोग सही कर लीजिएगा और 21 का आंसर बी होगा। ठीक है, पहला मजबूत बिल्कुल भी नहीं होगा। फी बढ़ाने से किसी की गंभीरता बढ़ती है, फी बढ़ाइएगा गरीब विद्यार्थी आ ही नहीं पाएगा। इक्कीस के बाद 22 नंबर में देखिएगा। एक कोड में लो को के जे और सी लिखा जाता है, स्टैग को ये लिखा जाता है, तो स्लेट को क्या लिखा जाएगा? बस कॉपी पेस्ट कीजिए, कॉपी पेस्ट करना है। एस पहला लेटर है तो पहला लेटर क्या हो जाएगा? बी। एल की बात करें पहला लेटर तो के हो जाएगा। अब एटी की बात कर रहा है तो एटी और एटी मतलब ई एक्स हो जाएगा। बी के ई एक्स इज योर आंसर, बी के ई एक्स। तो 22 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। 22 का आंसर ए हो जाएगा। डन है। आसान सा क्वेश्चन था, बस खाली कॉपी पेस्ट करना था। अगला सवाल 5 दिया हुआ है, फिर 18 दिया हुआ है, फिर 44 दिया हुआ है, फिर 83 दिया हुआ है। अगला टर्म क्या होगा? तो डिफरेंस निकाल करके भी बना सकते हैं। तो प्लस 13 किया गया है, अब प्लस 26 किया गया है, अब प्लस 39 किया गया है। तो अब बताइए 13, 26, 39 तो आगे क्या हो जाएगा? तो 52 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3, 2, 5 और 8, 5, 13 मतलब 135 और ऑप्शन से ए। तो बताइए कि 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा। डन है। अगला सवाल 24 नंबर क्या कह रहा है कि इसका इमेज बनाओ। तो इसका जो इमेज जब आप बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा। बनेगा कि नहीं? किस में दिख रहा है भाई? ये जो छोटा वाला उधर चला जाएगा और बड़ा वाला इधर चला आएगा। तो छोटा वाला उधर, बड़ा वाला इधर। ए नंबर डन कीजिए, हो जाएगा ए नंबर। बिल्कुल, छोटा वाला पहले, बड़ा वाला पहले। तो डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वही इसमें छोटा वाला बाद कर दिया, ये नहीं होगा, ये दोनों इक्वल कर दिया। मतलब 24 का जो परफेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। 24 का परफेक्ट आंसर ए। ठीक है। 25 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कोई पेन पेंसिल नहीं है। अब कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, चलो बना दिए, और कुछ पेंसिल काले हैं। पहला क्या कह रहा है वो बताओ कि कुछ काले पेन है। अच्छा बताइए कि काला और पेन में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो पहला गलत। अब कुछ पेंसिल पेन है तो ये भी गलत, ना तो 1 और ना ही 2। तो 25 का आंसर बी, क्योंकि जब ये दोनों अलग है पॉजिटिव नहीं होगा। इस दोनों में तो निगेटिव है तो पॉजिटिव कहां से होगा?
ये तो देखते ही गलत हो जाएगा। क्लियर है? 25 नंबर डन है। चलो फिर 26 नंबर सवाल देखिएगा, क्या कह रहा है कि 18 प्लस 32 माइनस 4 गुना 8 भागा 3। चलो चेंज करना है आपको, है ना? तो प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई और माइनस का मतलब है डिवाइड। मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस और डिवाइड का मतलब है प्लस। तो क्या हो जाएगा ये बताइए? 4 से 8 बार में और 18 गुना 8 कितना हो जाएगा? 144 माइनस 8 और प्लस 3, तो 144 और माइनस 5 मतलब 139 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 139। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि 144 से 3 कितना हो जाएगा? 47 में से 8 घटेगा तो 139 हो जाएगा। डी नंबर आंसर। ठीक है, अगला 27 नंबर में देखिए, कह रहा है NaZL में क्या डिफरेंट होगा? तो इसमें L क्लासीफाई हो जाएगा। कहिए कैसे? तो इसमें 3 रेखाओं की जरूरत पड़ी है, इसमें भी 3 रेखा, इसमें भी 3 रेखा, लेकिन इसमें 2 रेखा। अब सर ए भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन हम जो सोच करके क्वेश्चन डाले हैं उसी का सही माना जाएगा। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, एक तो बी भी क्लासीफाई हो सकता है और एक डी भी क्लासीफाई हो सकता है, लेकिन मार्क्स सिर्फ उसी को हम देंगे जो 27 का डी किए। क्यों? क्योंकि हम ये क्वेश्चन सेट करते वक्त हमने ये लॉजिक लगाया और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे ये आंसर किए होंगे, अगर वो वॉवेल कॉन्सोनेंट से करेगा तो वो सही हो जाएंगे सब लोग, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 27 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बी वाले भी गलत नहीं है, सही है वो भी, लेकिन आंसर मार्क्स उसी को मिलेगा जो हम सोच करके डाले हैं। कहने का मतलब मार्क्स उसी को मिलेगा जो एग्जामिनर सोच करके डाला है। 28, सुप्रिया पल्लवी के साथ चेस खेल रही है। यदि सुप्रिया का मुंह उत्तर दिशा की ओर है तो चेस के मानक बैठक की स्थिति में, अब बताइए कि सुप्रिया और पल्लवी दोनों चेस खेल रही है। अब यदि सुप्रिया का मुख किधर है ये बताइए? तो सुप्रिया का मुख है उत्तर दिशा की तरफ, तो अब ऐसी सी बात है कि ये तो हो गया सुप्रिया का मुख, तो पल्लवी का मुख किधर हो जाएगा? दक्षिण दिशा में, क्योंकि जब हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं या ताश खेलते हैं तो आमने सामने फेस होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? दक्षिण। तो पल्लवी का मुख किस दिशा की ओर होगा? दक्षिण दिशा की ओर। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा अपोजिट कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत पूछा है एनटीपीसी में ये। ठीक है, 29 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं देखिएगा, कुछ कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। स्पंदन कर रही वस्तु के द्वारा इसके आसपास की वस्तुएं अथवा माध्यम में भी कंपन होता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो कह रहा है कि कुछ कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, तो सही है, और स्पंदन कर रही वस्तु मतलब वाइब्रेट कर रही वस्तु के द्वारा इसके आसपास की वस्तुएं अथवा माध्यम में भी कंपन होता है। तो पहला, माध्यम से उनका मतलब केवल वायु से है, तो केवल लगा दिया मतलब कि गलत हो जाएगा। अब ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो 29 का आंसर आपको क्या करना पड़ेगा? सी करना पड़ेगा। 29 का आंसर सी करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि देखिए माध्यम से उनका मतलब केवल वायु। अच्छा, वायु की कहीं भी चर्चा की गई है? वो कंपन की बात कर रहा है और स्पंदन वाइब्रेट की बात कर रहा है, ठीक है, वो उसकी बात कर रहा है, वायु की उसमें भी केवल लगा दिया है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा वो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या कह रहा है? अमित छात्रों को जटिल गणितीय समस्याओं को एक आसान तरीके से समझा सकते हैं। अमित छात्रों को जटिल गणितीय समस्याओं को एक आसान तरीके से समझा सकते हैं। तो पहला, अमित को गणित पसंद है और अमित भौतिकी भी पढ़ा सकता है। देखिए जैसे ही एक्स्ट्रा बात करेगा तो वो गलत, और अमित को गणित पसंद है तो बिल्कुल सही, तभी तो वो जटिल से जटिल गणित समस्याओं को भी आसान तरीके से समझा सकता है, मतलब कि गणित उसका अच्छा है। और वो केवल अवधारणा 1, मतलब कि 30 का जो आंसर होगा वो डी चला जाएगा। 30 का आंसर डी चला जाएगा।
तो रीजनिंग आपका इस सेट में यहीं तक था। तो सेट नंबर 29 क्लियर। अब एक सेट और बच गया है, बहुत जल्दी हम सेट नंबर 30 के साथ एंड करेंगे और बहुत जल्दी आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को बाय। ठीक है, तो चले जरा 30 का आंसर समझ गए डी। तो देखिए डी नंबर बिल्कुल होगा। ठीक है, बाय।